हेलो फ्रेंड्स। तो मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के, जिसका नाम कौन सा है? डिमांड। इससे पहले हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आइए डिमांड को पढ़ते हैं। बेसिकली डिमांड का अगर डेफिनेशन जानना हो तो ये कहा जाता है कि मान लो इस चौक का प्राइस है ₹2 और इस ₹2 प्राइस पे हम इसका 100 यूनिट परचेज करते हैं। तो ये जो 100 यूनिट है इसको बेसिकली क्या कहा जाएगा? डिमांड। मतलब डिमांड मींस क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स व्हिच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ए गिवन प्राइस, दैट इज कॉल्ड डिमांड। तो ये डेफिनेशन है कि कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ए गिवन प्राइस। तो वो जो क्वांटिटी होगा उसको क्या कहा जाएगा? डिमांड कहा जाएगा, ठीक है। इसमें जो नया नया वर्ड अभी हम लोग सुने हैं कि विलिंग एंड एबल टू परचेज, उसको पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली आ जाता है किस हेडिंग में? एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। बेसिकली डिमांड जो है वो ओरिजिनेट होता है किससे? डिजायर से। मान लो कोई भी प्रोडक्ट हमको चाहिए तो सबसे पहले मेरे मन में क्या आता है? उसके प्रति डिजायर आता है, ठीक है। अब उस डिजायर को पूरा करने के लिए अगर मेरे पास सफिशिएंट वेल्थ है, यानी मींस ऑफ परचेज, हमारे पास अगर सफिशिएंट वेल्थ है तो वो चीज मेरा जो डिजायर है अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वांट्स में। मींस डिजायर के साथ हमारे पास परचेजिंग पावर है, मींस ऑफ परचेज है, तो वो हमारा डिजायर कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वांट्स में, ठीक है। और उस वांट्स को पूरा करने के लिए मेरे पास विलिंगनेस है, मतलब हम उस प्रोडक्ट पे अपना इनकम एक्सपेंसेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपका विलिंगनेस कहलाता है, ठीक है। और तब जाकर के आपका डिजायर कन्वर्ट हो जाएगा किस में? डिमांड में। इसके बाद भी गौर करने वाली चीज है कि हम जिस गुड्स के लिए डिजायर रखे हुए हैं, डिमांड करना चाहते हैं, वो मार्केट में सेल्स एंड परचेज करने के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो तब जाकर के उस क्वांटिटी को जो आप परचेज करने के लिए विलिंग एंड एबल होंगे तो आपका किस में कन्वर्ट होगा? डिमांड में। अगर मान लो हम चांद खरीदना चाहेंगे, ताजमहल खरीदना चाहेंगे, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल्स एंड परचेज करने के लिए अवेलेबल नहीं है। मान लो हमारे पास डिजायर भी है, वेल्थ भी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसका मार्केट में कोई प्राइस नहीं है, तो वो डिजायर मेरा वांट्स हो सकता है, डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगा। डिमांड में फुल्ली का फुल्ली ये 4-5 एलिमेंट्स चाहिए, तभी जाकर के आपका डिजायर किस में कन्वर्ट होगा? डिमांड में, ठीक है। क्या क्या चाहिए? डिजायर चाहिए। डिजायर को पूरा करने के लिए आपके पास सफिशिएंट इनकम है, सफिशिएंट वेल्थ है, यानी मींस ऑफ परचेज है। डिजायर कन्वर्ट होगा किसमें? वांट्स में। उस वांट्स को पूरा करने के लिए आपको चाहिए विलिंगनेस, ठीक है। तो वो आपका वांट्स कन्वर्ट होगा किसमें? डिमांड में। और कंडीशन यहाँ पर है कि वो डिमांड पूरा होगा तब जब उस प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस होगा और वो सेल्स एंड परचेज करने के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो डिमांड मींस डिजायर फॉर ए क्वांटिटी, ठीक है, जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास दो चीज चाहिए, परचेजिंग पावर चाहिए और साथ में क्या चाहिए? विलिंगनेस चाहिए। तो वो डिजायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिमांड, ठीक है। आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करेगा? डिमांड को इफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे देखिए, डिमांड हम जब भी किसी प्रोडक्ट को करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उस प्रोडक्ट का, उस कमोडिटी का क्या प्राइस है, ठीक है। तो डिमांड अगर सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा तो वो किससे अफेक्टेड होगा? प्राइस से। कैसे? तो इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। ये नॉर्मल केस में है। वहीं हम अगर बात करेंगे नेसेसरी गुड्स का, नेसेसरी गुड्स में प्राइस बढ़े या घटे, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? प्राइस ऑफ कमोडिटी, जहां पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में जो रिलेशन है वो कैसा है? नेगेटिव रिलेशन, जो हम लोग सभी जानते हैं। दूसरा डिटरमिनेंट्स आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कस्टमर्स अपने इनकम के अकॉर्डिंग डिमांड करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर किसी केस में कस्टमर का इनकम बढ़ा और कस्टमर उस गुड्स का क्वांटिटी ज्यादा परचेज करने लगा, मतलब इनकम और डिमांड में इनवर्स पॉजिटिव रिलेशंस होगा, डायरेक्शन सेम होगा चेंजेस का, तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा गुड्स कहलाएगा? सुपीरियर गुड्स, ठीक है। दूसरा आ जाता है कि अगर हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स का, इंफीरियर वाले में हो जाता है अगर इनकम इंक्रीज करा और उस पर्टिकुलर गुड्स का डिमांड फॉल करने लगेगा, यानी कि इनकम में चेंजेस और क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा, नेगेटिव रिलेशंस फाइंड आउट होंगे, तो वो आपका कौन सा गुड्स कहलाएगा? इंफीरियर गुड्स।
ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा फैक्टर आ जाता है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेसिकली रिलेटेड गुड्स को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया। पहला आ जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसमें हमने पढ़ा हुआ पहले भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में भी डिस्कस करा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जिसको हम एक दूसरे प्लेस पे यूज करते हैं, ठीक है, जैसे टी के बदले कॉपी, बॉल पेन के बदले जेल पेन, ओके। इस टाइप का जो गुड्स है वो कौन सा गुड्स कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। और वो गुड्स जो कंबाइनली यूज किया जाएगा फॉर सेटिस्फाइंग सिंगल वांट्स, तो वो गुड्स कहलाएगा कौन सा गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इंक के साथ पेन चाहिए, कार के साथ पेट्रोल चाहिए, ठीक है, तो ये जो गुड्स होगा वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टॉपिक है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड इफेक्ट कैसे होगा, आइए देखते हैं। मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी अगर हम एज्यूम करें, तो अगर मान लो प्राइस टी का इंक्रीज करेगा तो टी पीने वाले कस्टमर कॉफी की ओर स्विच कर जाएंगे, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांड जो कॉफी है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो वहां पर एक गुड्स के प्राइस और दूसरे गुड्स के डिमांड के बीच जो रिलेशन होता है वो कैसा होगा, पॉजिटिव रिलेशंस हो जाएगा, ओके। वही बात करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, तो अगर मान लो प्राइस ऑफ कार अगर इंक्रीज करता है तो कस्टमर्स कार कम परचेज करेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड जो पेट्रोल का है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक के प्राइस और दूसरे के डिमांड के बीच जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। तो अभी तक हमने डिस्कस करा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में पहला कौन सा, प्राइस, हाई प्राइस पे लो डिमांड, लो प्राइस पे हाई डिमांड नॉर्मल गुड्स में, ठीक है। दूसरा आ गया कौन सा, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर डिमांड में अफेक्टेड होगा दो कैटेगरी में, इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स इनवर्स पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन डिमांड, और वाइस वर्सा इंफीरियर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, टेस्ट एंड फैशन प्रेफरेंस भी आप कह सकते हैं। अगर मान लो टेस्ट एंड फैशन या प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज होगा तो गुड्स का डिमांड इंक्रीज कर जाएगा, और टेस्ट एंड फैशन में अनफेवरेबल चेंजेस हो, टेस्ट कम आ रहा है, फैशन कम हो गए प्रोडक्ट का, ऑब्वियसली यह गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। मतलब डिमांड में जो चेंजेस होंगे वो टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन से भी अफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। सिंपल सा मान लो अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि पेट्रोल का प्राइस फ्यूचर में सस्ता होने वाला है, फ्यूचर प्राइस फॉल करने वाला है, तो कस्टमर अभी प्रेजेंट में डिमांड नहीं करेगा ना, यानी कि प्रेजेंट में जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। और जस्ट इसके अपोजिट अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि फ्यूचर में प्राइस प्रोडक्ट का परचेज करने वाला है, तो कस्टमर क्या करेंगे, अभी गुड्स का डिमांड कर लेंगे। मतलब फ्यूचर में जो प्राइस में जो चेंजेस होंगे वो भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट में डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव वाला। कैसा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है तो प्रेजेंट में डिमांड भी बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका आ गया नेक्स्ट हो जाएगा 6 नंबर में साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन कम होंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे, डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब सिंपल सा केस देखो, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा है सोसाइटी में तो सारे कस्टमर्स डिमांड करेंगे, तो उस केस में डिमांड ऑटोमेटिकली है क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर सफिशिएंट इनकम आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने के केस में क्या होगा, जिनके पास इनकम है वो तो डिमांड करेंगे, बाकी लोग तो नहीं करेगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डिमांड कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर हो रहा है सोसाइटी में, वहां पर डिमांड कम होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो वेरियस फैक्टर से अफेक्टेड होता है, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका प्राइस था, फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, टेस्ट एंड फैशन प्रेफरेंस था, फ्यूचर प्राइस है, पॉपुलेशंस हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट करते थे, डिमांड। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन का नाम है डिमांड फंक्शन। यदि आपको
डिमांड फंक्शन का डेफिनेशन पूछ रहा है, क्योंकि ये 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सीबीएसई में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके 11th के पोर्शन में आता है, वहां भी आपको पढ़ना होता है बच्चों को, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन अगर पूछा जाए तो डिमांड फंक्शन का मतलब हो जाएगा फंक्शनल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये जो जितने भी फैक्टर्स आप देख रहे हो, प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब क्या है? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है। तो डिमांड फंक्शन का डेफिनेशन होगा फंक्शनल रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ओके। जिसमें कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेन फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करने वाला कौन सा हो जाता है? प्राइस। और बाकी के जितने भी फैक्टर्स आप देख रहे हो, इस फैक्टर को कौन सा फैक्टर कहा जाता है? अदर फैक्टर कहा जाता है, ओके। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट ना अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड शो करता है नेगेटिव रिलेशन बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी। कैसा नेगेटिव रिलेशन? कि मतलब प्रोडक्ट प्राइस का इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करेगा, और प्राइस अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड का रिलेशन दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ दिखाया जा रहा है? प्राइस के साथ दिखाया जा रहा है। ऐसा तब पॉसिबल होगा जब बाकी के डिटरमिनेंट्स जो हैं उनको, यानी कि अदर फैक्टर्स को क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। मतलब लॉ ऑफ डिमांड के लिए एजम्पशंस हैं कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देन हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड, ठीक है। ये किसने डिफाइन करा था? अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। अब देखो दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस नेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कौन सा स्टेटमेंट है? क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? जैसा कि हमने उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब वहां पर परसेंटेज चेंजेस में मेजरमेंट किया जाता है चेंज इन क्वांटिटी का प्राइस के रिस्पांस में, तो वहां पर मैथमेटिकल मेजरमेंट होता था, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कहा जाता था क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। बट इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यहां सिर्फ डायरेक्शन शो होता है किसका? चेंज इन प्राइस का और चेंज इन क्वांटिटी का, तो डायरेक्शन सिर्फ शो करता है, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड जो होगा वो कौन सा अप्रोच कहलाएगा? क्वालिटेटिव अप्रोच कहलाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड अगर डिफाइन करने के लिए कहेगा, इसके डेफिनेशंस में आप क्या लिखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट क्या? इफ अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, देन हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड एंड वाइस वर्सा, मींस लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। ये हो जाएगा कौन सा? लॉ ऑफ डिमांड। अब मान लो इसको और एक्सप्लेन अगर करने की जरूरत होगी तो इसको टेबल में थोड़ा सा दिखा देंगे। ये जैसे मान लो टेबल में हेडिंग प्राइस का है और ये मान लो क्वांटिटी डिमांड का है। प्राइस मान लो 5, 10, 15, 20, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्वांटिटी डिमांड मान लो 400, 300, 200 और 100। ये जो आप टेबुलर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं क्या चीज का? डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्राइस और उस प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है, तो इसको अगर नाम दिया जाएगा तो ये कहलाएगा डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल मींस टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ प्राइस एंड डिफरेंट यूनिट ऑफ क्वांटिटी डिमांड एट द कंज्यूमर्स, ओके। तो क्या कहलाएगा आपका? ये डिमांड शेड्यूल। और इसी डिमांड शेड्यूल को ग्राफ पर अगर आप कोट करेंगे, उससे जो कर्व बनेगा उस कर्व का नाम हो जाएगा डिमांड कर्व। तो सेम चीज टेबुलर ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व, या आप ये भी कह सकते हैं डिमांड कर्व सो दैट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस, ओके। तो यहां देखो, यहां पर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, डिमांड डिक्रीज कर रहा है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन के केस में जो कर्व बनता है उसका स्लोप होता है डाउनवर्ड। तो ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये कर्व क्या कहलाएगा? डिमांड कर्व, ठीक है। तो डिमांड कर्व मींस ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ क्या चीज? डिमांड शेड्यूल, ओके। आइए अब लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बाद एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसका? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। अभी जैसे हम लोग पढ़े थे कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड।
ऐसा तब पॉसिबल होगा जब अदर जो डिटर्मिनेंट्स थे, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर प्राइस, टेस्ट एंड फैशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये जो अदर डिटर्मिनेंट्स थे इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, तभी जाकर के इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट होगा किसके बीच, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच। मान लो अगर प्राइस कमोडिटी का बढ़ा और मार्केट में उसका फैशन बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली है प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग डिमांड करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन नहीं आ पाएगा। तो इनवर्स रिलेशन अगर हमें यहाँ पर डिफाइन करने हैं तो ऐसा तब होगा जब अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो होंगे उनको क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, और वही चीज क्या कहलाएगा, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड में हाई प्राइस पे लो डिमांड तभी होगा जब इनकम ऑफ कंज्यूमर बीइंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बीइंग कांस्टेंट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस कांस्टेंट होगा, टेस्ट एंड फैशन में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, पॉपुलेशन या कंज्यूमर ग्रुप कांस्टेंट होगा, तभी जाकर के प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स अभी हमने आपको गिनाया, इनकम ऑफ कंज्यूमर बीइंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बीइंग कांस्टेंट, ये जो अदर डिटर्मिनेंट्स है सब में बीइंग कांस्टेंट लगा करके आप लिखेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, आइए अब हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब क्या, कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे केस होंगे जहां पर ये इनवर्स रिलेशन नहीं होगा, जैसे नेसेसरी गुड्स का है, भाई साहब नेसेसरी गुड्स का प्राइस बढ़े तो भी डिमांड में कोई डिक्रीजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड तो हो नहीं रहा, तो जहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लागू होगा वो सारा का सारा सिचुएशन किसमें आ जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका कॉन्स्पिकुअस गुड्स। ठीक है, इसमें क्या आता है ना कि वो प्रोडक्ट जो पर्सन के, कस्टमर के स्टेटस को शो करता है, तो स्टेटस शो करने के केस में कस्टमर क्या करते हैं, उसी गुड्स का प्राइस डिमांड ज्यादा करते हैं जिसका मार्केट में प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पर प्राइस और डिमांड में जो अगर आप देखते हैं तो पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है, और पॉजिटिव रिलेशन होने का मतलब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ, तो ये किसमें आ जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दूसरा पॉइंट आ जाता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में बेसिकली ये देखा जाता है कि कस्टमर ये सोचते हैं कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है वो ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा फ्रूटफुल है, और उसके डिमांड्स वो ज्यादा कर लेते हैं ड्यू टू इग्नोरेंस। ठीक है, तो यहां भी प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन नहीं होकर के कैसा रिलेशन हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशन, जो कि हेडिंग में आ जाएगा आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और एक्सेप्शन के केस में जब आप डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे तो उस केस में मान लो ये आपका प्राइस एक्सिस है और ये क्वांटिटी एक्सिस है, प्राइस यहाँ था, डिमांड इतने कर रहे थे, प्राइस बढ़ा, डिमांड इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये जो डिमांड कर्व बनेगा वो कर्व का स्लोप अपवर्ड हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड के केस में डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता था, एक्सेप्शन के केस में डिमांड कर्व का जो स्लोप होगा वो कौन सा हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे एक्सेप्शन में ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके बारे में, गिवन गुड्स के बारे में। बेसिकली गिवन गुड्स के बारे में बताया जाता है कि गिवन गुड्स एक ऐसा इंफीरियर गुड्स है। अब देखो इंफीरियर का मीनिंग यहां पर पहले समझ लेते हैं। इंफीरियर गुड्स क्या था, वो प्रोडक्ट जिसमें इनकम के रेज करने से उस गुड्स का डिमांड फॉल कर जाता था, तो वो गुड्स क्या कहलाता था, इंफीरियर गुड्स। और अगर इस इंफीरियर गुड्स का प्राइस ज्यादा हो और लोग डिमांड ज्यादा करने लगेंगे, ठीक है, तो वो जो गुड्स बनेगा उस गुड्स का नाम हो जाएगा कौन सा गुड्स, गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स का डेफिनेशन होगा, गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स which income effect is negative, इनकम और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, बट प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। दो वर्ड याद रखना है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा और प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होगा, तो वो गुड्स कौन सा गुड्स कहलाएगा, आपका गिवन गुड्स कहलाएगा। बेसिकली गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट इस ढंग से बताया जाता है गिवन पैराडॉक्स में, कि जैसे पहले के टाइम में, बहुत पहले की कहानी है कि इंग्लैंड में ना ज्यादातर जनरली लोग ब्रेड एंड बटर यूज करते हैं, मीट यूज करते हैं। जो लो इनकम लेवल वाले पर्सन है वो ब्रेड एंड बटर यूज करते हैं, जिनके पास सफिशिएंट इनकम है वो मीट खा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो इन्फ्लेशन हुआ, तो इन्फ्लेशन हुआ तो मान लो जैसे बटर का भी प्राइस बढ़ा, मीट का भी प्राइस बढ़ा। ठीक है, अब
जिनके पास सफिशिएंट इनकम है वो कौन सा गुड्स यूज कर रहे थे, मटन यूज कर रहे थे, इनकम बढ़ा तो मटन खाए, तो ये मटन कौन सा गुड्स हो गया, सुपीरियर गुड्स, और ब्रेड उस केस में कौन सा गुड्स है, इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, अब सिचुएशन क्या आया कि इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन होने के केस में बटर का भी ब्रेड का भी प्राइस बढ़ा और मीट का भी प्राइस बढ़ा, लेकिन प्राइस बढ़ने के बावजूद भी कस्टमर के पास सफिशिएंट इनकम है कि वो क्या परचेज कर सकता है, ब्रेड ऑफर करेगा। तो ब्रेड के केस में डिमांड बढ़ गए और मटन के केस में डिमांड क्या हो गए, घट गए। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इंफीरियर गुड्स के केस में अगर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होगा तो उस गुड्स को कौन सा गुड्स कहा जाएगा, गिफन गुड्स कहा जाएगा। ओके, मींस गिफन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स which income effect is negative and price effect is positive, that goods is called giffen goods। तो गिफन गुड्स में भी देखो प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, तो कर्व का स्लोप कैसा हो जाएगा, अपवार्ड हो जाएगा। ओके, बाकी इस चैप्टर्स में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, वो क्यों होता है, और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बीकॉम में भी है, सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेट इकोनॉमिक्स से नेट कॉमर्स में भी पूछा जाता है वहां से क्वेश्चंस, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिसमें एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ये सारे सिचुएशंस पढ़ने हैं, जो कि हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।